नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हेल्थ सिटी विस्तार का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे। लखनऊ में गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और हेल्थ सिटी विस्तार का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे का वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और हेल्थ सिटी विस्तार का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि कई बड़ी आजकल सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जनता को फायदा पहुंच सके। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा जी, आज दोपहर 12 बजे लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा गोमती नगर में और यहां पर मुख्यमंत्री लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। तैयारियां किस तरह की है? देखिए खुशबू, सीएम जब कहीं जाते हैं तो तैयारियां कई घंटे पहले से हो जाती हैं। सुबह 10 बजे तक तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और हेल्थ सिटी जिसका विस्तार का जिसका उद्घाटन लोकार्पण करने जा रहे हैं, ये पहले से हॉस्पिटल है, लेकिन अब इसमें विस्तार किया गया है और इसके जो ज़्यादातर सुविधाएं बढ़ाई गई, कई डिपार्टमेंट्स बढ़ाए गए हैं और डॉक्टरों का एक पैनल, एक बड़े बड़े डॉक्टरों का पैनल इसने स्थापित किया है और 300 बेड से ज़्यादा का हॉस्पिटल जो है ये अब स्थापित हो गया है। तो इससे उम्मीद की जाएगी ट्रांस गोमती इलाके के जो लोग हैं उनको बेहतर हेल्थ सुविधाएं मिलेंगी और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जनरली जो है किसी हॉस्पिटल के ऐसे उद्घाटन में जाते नहीं है, लेकिन चूंकि बड़े बैनर की बात है, बड़ा हॉस्पिटल है ये, इसलिए हेल्थ सिटी में वो जा रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जाएंगे जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो ये लोग जा करके उसका जो लोकार्पण करेंगे और ये माना जा रहा कि लोगों की बेहतर सेवाओं के लिए ये अस्पताल एक जो है मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ जो डॉक्टर पैनल है वो लोगों का बेहतर इलाज कर सकेगा। जी खुशबू, लखनऊ में जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है गोमती नगर में और मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं, टीएन मिश्रा जी, इसमें बड़े बड़े दिग्गज क्या शिरकत करेंगे? और ये बात कर ले कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, चाक चौबंद किया जाता है, उसमें इसमें कितना इजाफा देखा जा रहा है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो लगा, जब सीएम कहीं जाते हैं तो करीब 1 घंटे पहले से रूट को पूरा लोग बैरिकेड करते हैं और बाकायदा पुलिस व्यवस्था लगा दी जाती है। तो पुलिस और आधे घंटे पहले वहाँ पर जो है आम जनता का जो है आवागमन बंद हो जाता है। तो वही लोग जिनके पास धारक हैं या जिनको अस्पताल प्रशासन बुला रहा है वही लोग अंदर जा पाएंगे और बाकी जो है पुलिस बैरिकेडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो 11 बजे के बाद से वो रूट जो है करीब करीब बैरिकेड हो जाएगा और उससे जो है सुरक्षा व्यवस्था, थोड़ा लोगों को आवागमन दिक्कतें होंगी क्योंकि जब सीएम कहीं जाते हैं तो जब रास्ता बंद हो जाता है और उस समय जो है पूरे रूप से चारों तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो थोड़ा आधा पौन घंटे का जो है ये अंतर ऐसा होता है कि जिसमें लोगों को निकलने में दिक्कतें होती हैं और ट्रैफिक पुलिस इसके लिए जो डाइवर्ट भी करती है। तो जो डाइवर्जन है वो 11:30 बजे शुरू हो जाएगा और ये करीब 12:15 बजे तक चलेगा और उसके बाद जैसे सीएम का कार्यक्रम शुरू होगा फिर खत्म होते ही ये डाइवर्जन फिर शुरू हो जाएगा, यानी करीब 11:30 से 1 बजे तक उस ट्रांस गोमती इलाके में जहाँ ये हॉस्पिटल है वहाँ पर लोग दिक्कतों का आवागमन सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पुलिस आयुक्त ने पहले ही कहा है कि लोग जो है इस दौरान जो है वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें असुविधाओं का सामना न करना पड़े। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, हेल्थ सिटी विस्तार का आज कार्यक्रम है, लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। जनता को इसका कितना फायदा पहुंचेगा, जनता तक किस तरह का संदेश पहुंचेगा? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार जो हलचल का दौर जारी है, लगातार आपको ये भी जानकारी हमें मिल रही थी कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की नाराजगी सामने आ रही थी, लेकिन इस मंच से मुख्यमंत्री क्या कुछ संदेश भी देंगे? देखिए खुशबू, स्वाभाविक जब सीएम जा रहे हैं, चूंकि सीएम हेल्थ सिटी विस्तार के कार्यक्रम में जो आज लोकार्पण करने जा रहे हैं, इसका एक सीधा सा मैसेज ये भी जाएगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के तमाम सवाल अभी विधानसभा में उठे, तमाम विपक्ष नेता उठाते, संसद में सवाल, यूपी स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल उठा, तो वो उनका एक संदेश ये जाएगा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार लगी हुई है। फिर सरकारी सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में बढ़ावा दिया जा रहा है और ये प्राइवेट सेक्टर का अस्पताल है। हेल्थ सिटी विस्तार जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल है, तो इस नाते इसको भी जो सरकार चाहती है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी सीएम का एक संदेश ये भी जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में लूट घसोट की बड़ी जो है आरोप लगते हैं और अक्सर लोग बिलिंग को लेकर के, दवा महंगे इलाज को लेकर के और जबरदस्ती टेस्ट कराने के चक्कर में जो है ये आरोप लगाते हैं।
तो उम्मीद ये की जा रही है सीएम मंच से जरूर संदेश देंगे कि डॉक्टर अपना डॉक्टरी के कर्तव्य निभाएं, आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ न करें और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दें और कम से कम कीमत में उनको अच्छे इलाज की सुविधा मिले। क्योंकि हेल्थ सिटी के डॉक्टर जो है वो बहुत नामी गिरामी डॉक्टर हैं, पुराने डॉक्टर हैं ज्यादातर के, तो ये माना जा रहा है कि डॉक्टर भी लोगों के साथ जो अच्छा व्यवहार करेंगे और लोगों को सस्ते रेट में अच्छी सुविधाएं दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री लखनऊ में लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। हेल्थ सिटी विस्तार का लोकार्पण करेंगे। लखनऊ के गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे का वो वक्त होगा जब लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, इरफान सोलंकी की सजा पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सजा के खिलाफ इरफान की याचिका, हाईकोर्ट से सजा रद्द करने की गुहार यूपी सरकार की ओर से लगाई गई है। याचिका पर आज आपको बता दें कि यूपी सरकार याचिका पर विरोध भी करेगी। इरफान को 7 साल की सजा हुई है और आपको बता दें कि आज कोर्ट में सुनवाई है, जिसको लेकर जो यूपी सरकार है वो पूरी तरह से विरोध करती हुई नजर आएगी। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी सजा के खिलाफ इरफान की याचिका पर और हाईकोर्ट से सजा रद्द करने की गुहार लगाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार याचिका का विरोध करती हुई नजर आएगी। तो इरफान को 7 साल की सजा हुई है। प्रयागराज से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इरफान सोलंकी की सजा पर सुनवाई होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या कुछ जानकारी, आज यूपी सरकार इस पर विरोध करेगी, जिस तरह से हाईकोर्ट से सजा रद्द करने की गुहार लगाई गई है, यूपी सरकार याचिका का आज विरोध करती हुई नजर आएगी? जी खुशबू, बता दें जैसे इरफान सोलंकी को विशेष अदालत से महिला के घर पर आगजनी करने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई थी और अब उन्होंने यहाँ पर याचिका दाखिल करी है और विशेष अदालत के द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ सजा रद्द करने की मांग की और साथ ही जमानत की मांग की है। मगर इस पर अब कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, तो जिसके बाद अब राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, आपत्ति दाखिल करेगी, जिसके बाद दोनों पक्ष के वकील इस पर अपना अपना तर्क रखेंगे, जिसके बाद आगे कोर्ट में सुनवाई होगी। आज दोपहर के बाद से सुनवाई शुरू होनी है। इरफान सोलंकी के जो अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय सरकार की आपत्ति दाखिल करने के बाद अपना तर्क देंगे और इस पर क्या निर्णय होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में आज ये सुनवाई होनी है। जी सैयद, इसमें लगातार जिस तरह से खबरें ये सामने आ रही है कि सरकार इस पर लगातार विरोध करती हुई नजर आएगी, समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ कहा गया हो, किसी का बयान आया हो? समाजवादी की ओर से तो कोई बयान नहीं आया, मगर कल जब इरफान सोलंकी जो पेशी पर आए थे कानपुर, तो उनका एक बयान आया था कि जो उपचुनाव होने हैं वो उपचुनाव स्टेट पर नहीं होगा। उनका एक ये बड़ा दावा था, ये बड़ा चौंकाने वाला दावा था, मगर अब ये कोर्ट का निर्णय होगा। अगर इस पर उनको जमानत मिलती, सजा पर रोक लगती, तो उनकी फिर से एक बार विधानसभा की जो सदस्यता बहाल हो सकती है, मगर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कोर्ट का क्या निर्णय होगा। इस पर सजा पर रोक लगती है ये या फिर इनकी याचिका खारिज होती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। जी इरफान सोलंकी जब भी बयान देते हैं सैयद, तो ये कहते हैं कि इंसाफ अभी बाकी है, इसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह का इंसाफ की बात करते हैं? देखिए, बता दें ये जिस तरह से इंसाफ की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में ही इनको सजा सुनाई है, क्योंकि जो डिफेंस कॉलोनी में एक महिला थी जिसके घर पर ये आगजनी का आरोप है दोनों भाइयों पर, रिजवान और इरफान सोलंकी पर, जिसको लेकर सुनवाई हुई है। अब उनको हाईकोर्ट से उम्मीद है, शायद इसी को लेकर वो लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। फिलहाल अब हाईकोर्ट का क्या निर्णय होगा और इरफान सोलंकी की जो टिप्पणी, उस पर दोनों पर ही विराम हो जाएगा फैसले के बाद। बहुत शुक्रिया सैयद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी सरकार इस याचिका का विरोध करेगी। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको दे रही। इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है और इस याचिका पर सरकार विरोध करेगी। चलिए रुख करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या कांड पर फॉरेंसिक जांच होगी। आरोपियों के मोबाइल से साक्ष्य जुटाएगी पुलिस। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। किशोरी से गैंगरेप का वीडियो बनाने का आरोप है। सावधानी से हर एंगल पर काम कर रही है पुलिस। आरोपियों की
सीडीआर भी मोबाइल के होंगे। तो आपको बता दें कि लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले में। अयोध्या कांड पर आज फॉरेंसिक जांच होगी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे। आरोपियों के मोबाइल से साक्ष्य जुटाएगी पुलिस। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किशोरी से गैंगरेप का वीडियो बनाने का ये गंभीर आरोप लगा है। इस पूरे गंभीर आरोप पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी अयोध्या गैंगरेप केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे। आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। जेल में बंद मोहित का सैंपल लिया जाएगा, बड़ी जानकारी आपको दे रहे। तो मोहित खान पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगा है, पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। और आपको बता दें कि अपडेट ये है कि आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। जेल में बंद है मोहित, और आपको बता दें कि मोहित खान का आज सैंपल लिया जाएगा। तो आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। जेल में बंद है मोहित खान, लेकिन आज प्रशासन की ओर से सैंपल लेने की यहां पर कोशिश की जाएगी। अयोध्या से बड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं। आरोपी मोहित खान का आज डीएनए टेस्ट होगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बीएस लाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बीएस, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आज मोहित खान का डीएनए टेस्ट होने वाला है? ये खुशबू एकदम आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से वो जो की बालिग थी, वो नाबालिग थी, उसी कल गर्भपात भी कराया गया है और बाकायदा परिजनों की सहमति से और बाकायदा डॉक्टरों का पैनल था, फिर मेरे में हॉस्पिटल में कराया गया है। और आज उसका कल भी सैंपल लिया गया था। और ये जो आरोपी है मोहिद्दीन, जिसको समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि डीएनए जांच हो, तो उसका जांच भी बाकायदा सैंपल लिया जाएगा और बाकायदा उसमें क्या दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। और रही बालिका की बात, तो वो ठीक है और वो स्वस्थ है। जी भी समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ कहा गया हो, बयान निकल करके सामने आया हो, जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया था कि कोई भी एक्शन नहीं हुआ था? एकदम बात खुशबू कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, वो लगातार मांग कर रहे थे कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये मुस्लिम और हिंदू को लेकर के की गई, क्योंकि वो मोहित मुसलमान था और राजू जो उसके यहाँ काम करता था फैक्ट्री पे। समाजवादी पार्टी का ये लगातार आरोप हो रहे साथ कह रहे थे, जो सांसद हैं वो कह रहे थे कि आरोपी जिसको आरोपी किया गया है उसकी मोहित की जांच की जाए, उसका डीएनए टेस्ट किया जाए, उसके बाद में अगर वो आरोपी है तो उसको सजा दी जाए। क्योंकि मोहित का घर भी, वो उसके फैक्ट्री पे भी छापा वो गिराया गया था, छापा भी मारा गया था, बिल्कुल को भी ध्वस्त किया गया था। तो आज जो सब ये चीजें हैं, ये जो जांच है, ये दूध का दूध पानी का निकल के आएगा। ये पूरी प्रक्रिया सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जी बीएस, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया मांग कर रहे थे कि इस पर सजा की प्रावधान होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, उसी कदम पर आगे बढ़ते हुए लगातार सरकार आगे बढ़ रही है और आज डीएनए टेस्ट भी होना है। बेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। जेल में बंद मोहित का सैंपल लिया जाएगा। अयोध्या गैंगरेप केस से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आरोपी मोहित खान का आज डीएनए टेस्ट होगा। लगातार आपको बता दें कि सत्ता पक्ष की ओर से हमला किया जा रहा था विपक्ष पर कि जिस तरह से सांसद पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, समाजवादी पार्टी बचाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से ये कहा गया कि अगर किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आप इस पर जांच पड़ताल करें और फिर जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है बढ़ाया जाए। एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। आज पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। किरण रिजिजू पेश कर सकते हैं बिल। वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए पेश होगा बिल। तो आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, संशोधन के लिए पेश किया जाएगा। किरण रिजिजू आज पेश करते हुए नजर आएंगे इस बिल को। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल ये पेश होगा। किरण रिजिजू आज इस बिल को संशोधन के लिए पेश करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रेसलर विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट ने लिखा है, मां कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई।
माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। विनेश फोगाट ने आगे लिखा है, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी माफी। विनेश फोगाट की ओर से ये लिखा क्या है, जब जिस तरह से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, उनका मनोबल पूरी तरह से टूटा हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला पहलवान विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है। आपको बता दें, देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ अपने पोस्ट में लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है, योगी आदित्यनाथ की ओर से पोस्ट में लिखा गया है, विनेश फोगाट जी, आप सभी भारतवासियों के लिए गौरव है, विजेता हैं, चैंपियन हैं, निराश मत होइए। योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है, उनका मनोबल बढ़ाया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने वैश्विक पटल पर मां भारती को स्वर्णिम आभा से दीप्त किया है। आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही पहले से अधिक मजबूत होकर मैदान में वापसी करेंगी। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पेरिस ओलंपिक 2 पदक जीतने में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली स्टार पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर बुधवार को दिल्ली पहुंची। सैकड़ों लोग और परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मनु भाकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी से मिलने पहुंची। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को पेरिस में पहला मेडल दिलाया था। इसके बाद उन्होंने सर्वजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। वक्त यहां पर एक और छोटे सा ब्रेक का है, फौरन हो रहे हाजिर, रहिए हमारे साथ। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। नोएडा में जाम लगने की समस्या आए दिन लोगों को परेशान करती है। वहीं अगर बारिश हो जाए तो सड़कों पर पानी ही पानी नजर आता है, जिसके चलते लोगों को अपनी गाड़ियां निकालना मुश्किल हो जाता है और इसके चलते घंटों तक लंबा जाम नोएडा के हर सड़कों पर दिखाई देने लगता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की टीम और नोएडा प्राधिकरण मिलकर कई तरह के प्रयास कर रही है। तो अब चलिए रुख करेंगे एक्सप्रेस खबरों की ओर। किसानों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी ने एलडीए की पीसी को सौंपा है ज्ञापन। किसानों ने सर्कल रेट के हिसाब से भुगतान की मांग की है। प्रतापगढ़ में पीड़ित युवक ने नेशनल हाईवे जाम कर किया है प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर पीड़ित थाने के सामने दिया है धरना। पड़ोसी जबरन उनके घर कब्जा कर मारपीट कर रहे हैं। बदायूं में टाटा मैजिक और लोटर पिकअप गाड़ी की जोरदार भिड़ंत। दोनों वाहनों के चालक समेत करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पीलीभीत में पुलिस ने खोए हुए मोबाइल लौटाए। मोबाइल के मालिकों के चेहरे पर दिखी खुशी। खोए हुए मोबाइल की कीमत लाखों में बताई गई। बिजनौर में बसपा नेता और जलीलपुर ब्लॉक प्रमुख पुत्र के समर्थकों में मारपीट। मेरठ पौड़ी हाईवे पर पास लेने को लेकर दोनों में शुरू हुआ था विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही तफ्तीश। अमेठी में बीडीओ और पशु चिकित्सक धारियों ने दिखा मानवीय चेहरा। गोवंश के पैर को रस्सी से बंधवाकर फिर इंजेक्शन देकर की नसबंदी। 2 दिवसीय दौरे पर डीआईजी पहुंचे महोबा। कानून व्यवस्था का जायजा लेकर पुलिस कर्मियों को दिए निर्देश। भ्रष्टाचार मिलने पर होगी कार्रवाई। मैनपुरी में 2 बच्चों से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके बनाया अश्लील वीडियो। पीड़ित महिला से संबंध बनाने के बाद दबंग ने घर से निकाला। लखनऊ के वीवीआईपी क्षेत्रों में छाया अंधेरा। अंधेरे से परेशान हुए लोगों ने मोमबत्ती जलाकर किया लापरवाह जिम्मेदार का विरोध। आगरा में 2 पक्षों के विवाद में पथराव और मारपीट का वीडियो आया सामने। पथराव में बुजुर्ग पत्थर लगने से घायल। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल।
इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।